अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, डॉक्टर तहमीना नज़ीर है। आज हम कार्डियोवास्कुलर न्यूरोमस्कुलर फिजियोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि हीमियोस्टैटिक कंट्रोल सिस्टम कौन कौन से हैं बॉडी में। आपकी बॉडी के अंदर होमियोस्टेसिस किस तरह मेंटेन रहता है। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आपका यूनिट है यूनिट 1, इंट्रोडक्शन टू फिजियोलॉजी, द सेल एंड जनरल फिजियोलॉजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज के लेक्चर में हमने बेसिकली देखना है कंट्रोल सिस्टम क्या है, बॉडी के कंट्रोल सिस्टम की क्या करैक्टरिस्टिक हैं, नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक कौन कौन से होते हैं, इसकी क्या एग्जांपल है। तो सबसे पहले बॉडी के कंट्रोल सिस्टम के बारे में बात करें तो आपको पता है आपकी बॉडी के अंदर हजारों कंट्रोल सिस्टम एक्ट कर रहे होते हैं ताकि आपकी बॉडी एक कोऑर्डिनेटेड कंडीशन में एक कांस्टेंट कंडीशन को मेंटेन कर सके। अगर कोई चीज़ इंक्रीज हो रही है तो वो इस कंट्रोल सिस्टम के थ्रू नॉर्मल लेवल पे आ जाती है, अगर कोई चीज़ डिक्रीज हो रही है तो वो वापस नॉर्मल लेवल पे आ जाएगी। किस तरह आती है, इसके लिए डिफरेंट आपकी बॉडी के अंदर कंट्रोल सिस्टम एक्ट कर रहे हैं। तो सबसे जो डेलिकेट सिस्टम है वो जेनेटिक कंट्रोल सिस्टम होता है आपकी बॉडी के अंदर, जो आपके सेल के, अगर सेल लेवल पे बात करें, सेल लेवल पे जेनेटिक सिस्टम एक्ट करता है। जेनेटिक कंट्रोल सिस्टम जो कि सेल की इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर फंक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है। जबकि इसके अलावा बॉडी में और भी बहुत से कंट्रोल सिस्टम एक्ट कर रहे होते हैं जो ऑर्गन्स को, टिश्यूज को कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम नर्वस सिस्टम के साथ मिलकर काम करता है। क्या काम करता है कि आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन और जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है। फिर इसी तरह जो ग्लूकोज और पैंक्रियाज है वो भी क्या करते हैं, जो लिवर और पैंक्रियाज हैं वो क्या करते हैं, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में मेंटेन रखते हैं, क्योंकि ग्लूकोज, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये चीजें सेल की वर्किंग की प्रॉपर वर्किंग के लिए जरूरी होती हैं। फिर इसी तरह किडनी की बात करें तो किडनी क्या करता है कि आपकी बॉडी के अंदर हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फेट और दूसरे आयंस को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर मेंटेन रखता है। तो इस तरह सेलुलर लेवल पे जेनेटिक कंट्रोल सिस्टम और आपकी ऑर्गन लेवल पे डिफरेंट कंट्रोल सिस्टम, रेस्पिरेटरी सेंटर्स होते हैं, पैंक्रियाज और लिवर के रेगुलेशन के लिए अलग सेंटर्स हैं, आपकी किडनी को रेगुलेट करने के लिए अलग सिस्टम है। तो ये सारे आपस में कोऑर्डिनेट करके ओवरऑल जो ECF है, जो आपकी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट है, उसको मेंटेन रखते हैं। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, होमियोस्टेसिस। तो सबसे पहले इसकी एग्जांपल देखते हैं कि कंट्रोल मैकेनिज्म की एग्जांपल क्या है। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन, उसकी रेगुलेशन आपके ECF के अंदर, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन इसको मेंटेन रखना एक एग्जांपल है इसकी। उसके अलावा आपका जो आर्टीरियल ब्लड प्रेशर है, बीपी का कि बीपी अप होता है, डाउन होता है, इसको किस तरह आपकी बॉडी रेगुलेट करती है उसको देखते हैं। तो आपकी बॉडी के अंदर अगर मैं बात करूं पहली एग्जांपल की, रेगुलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन ECF, तो सबसे पहले आप देखें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आना जाना, ये कौन सा सिस्टम आपका कंट्रोल करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू आपकी जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है वो मेंटेन रहती है। मेंटेन किस तरह रहती है, आपके ब्लड के अंदर मौजूद जो हीमोग्लोबिन है वो क्या करती है, रेड ब्लड सेल के अंदर जो मौजूद हीमोग्लोबिन है वो क्या करती है, ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करती है। ठीक है, जैसे ही ब्लड लंग के थ्रू पास करता है तो लंग्स में मौजूद जो ऑक्सीजन है ब्लड में मौजूद हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाती है। जब अटैच हो जाती है तो क्या करती है कि ये टिश्यू कैपिलरीज लेवल तक जाती है। जहां जहां ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है वहां वहां हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन डिफ्यूज होके उस कैपिलरीज तक, उस टिश्यू ऑर्गन तक पहुंच के वहां ऑक्सीजन को रिलीज करती है। इस तरह ऑक्सीजन हर सेल तक मेंटेन हो जाती है।
और इसी के बरक्स अगर हम इसको बोलते हैं ऑक्सीजन बफरिंग फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, कि जहां ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होगी वहां हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को रिलीज कर देगी। अब इसी के बरक्स कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से एक्ट करती है। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड हर मेटाबॉलिक प्रोसेस का एंड प्रोडक्ट है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर जमा होती जाए तो ये क्या करती है, जितने आपके लिए फायदेमंद रिएक्शंस हो रहे हैं बॉडी में उसके लिए ये नुकसानदेह है, उनको ये रोक देती है। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी के अंदर नॉर्मल कंसंट्रेशन के अंदर मौजूद होना जरूरी है। एक्सेस करेगी तो ये आपकी बॉडी को डेंजर प्रोवाइड करेगी। तो अगर आपकी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गई है तो ये ऑटोमेटिकली क्या करती है, आपकी बॉडी को बचाने के लिए मेडुला ऑब्लोंगेटा में मौजूद रेस्पिरेटरी सेंटर, मेडुला ऑब्लोंगेटा ब्रेन में होते हैं, ब्रेन में कुछ सेंटर मौजूद होते हैं जो आपके बाकी बॉडी ऑर्गन्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसीलिए ब्रेन को आपका मेन कंट्रोलिंग सेंटर बोला जाता है। तो जो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर ज्यादा होती है, जो रेस्पिरेटरी सेंटर है ब्रेन में वो एक्टिव हो जाते हैं और एक्टिव होके क्या करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ब्रीद आउट करो, क्योंकि जब आप इनहेल करते हो ऑक्सीजन आती है, ब्रीद आउट करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर जाती है। तो जैसे आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट इंक्रीज करेगी, ब्रेन को सिग्नल जाएंगे, ब्रेन क्या करेगा, आपके लंग्स को कहेगा ज्यादा से ज्यादा क्या करो, ब्रीद आउट करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकलना शुरू हो जाए। तो जितनी ज्यादा निकलेगी और एक पर्टिकुलर नॉर्मल कंडीशन डेवलप हो जाएगी आपकी बॉडी के अंदर और वहीं ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, तो ये था एक रेगुलेशन की एग्जांपल। और अगर हम ब्लड प्रेशर के रेगुलेशन की एग्जांपल की बात करें तो ब्लड प्रेशर किस तरह रेगुलेट होता है कि आपकी जितनी भी ब्लड की वेजल्स हैं, आर्टरीज हैं, उसके अंदर बैरो रिसेप्टर सिस्टम मौजूद होता है। बैरो मतलब प्रेशर रिसेप्टर सिस्टम, जो प्रेशर को मेजर करेगा। बैरो रिसेप्टर सिस्टम आपकी बॉडी की जितने भी वेजल्स हैं, आर्टेरियल सिस्टम है, उसके अंदर बैरो रिसेप्टर मौजूद होते हैं। ऐसे सेंसर मौजूद होते हैं, जैसे ही ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, ये क्या करते हैं कि उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। तो अगर फर्ज करो आपकी बॉडी के अंदर आर्टेरियल प्रेशर हाई हो गया तो क्या करेगा, वो बैरो रिसेप्टर जो आप आर्टरीज के अंदर मौजूद बैरो रिसेप्टर हैं उसको क्या करेगा, स्ट्रेच करेगा तो वो सिग्नल आपके ब्रेन के अंदर मौजूद मेडुला ऑब्लोंगेटा में जाएंगे। वहां पे जाएंगे तो क्या होगा कि वैजोमोटर सेंटर जो ब्रेन के अंदर मौजूद है उसने क्या करना है कि सिग्नल को रोक देना है। वो सिग्नल को रोकना है जो कि हार्ट बीट को इंक्रीज कर रहे थे और ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर रहे थे। तो जब ब्लड प्रेशर ही इंक्रीज है, बैरो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं, वो क्या करते हैं, वैजोमोटर सेंटर में सिग्नल को रोक देते हैं। और जब सिग्नल रुक जाते हैं तो आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसके थ्रू आपका जो हार्ट और ब्लड वेजल्स हैं वो भी अपना काम करना कम कर देते हैं और इस तरह आपका जो बीपी है वो मेंटेन हो जाता है। ठीक है, अब उसके बरक्स बात करूं मैं, अगर बीपी लो हो गया, पहले हमने बात की बीपी हाई हो गया, अगर बीपी लो हो गया है तो क्या होगा, जो वेजल्स हैं वो क्या होंगी, रिलैक्स होंगी, स्ट्रेच रिसेप्टर जो होंगे वो रिलैक्स होंगे, बैरो रिसेप्टर को कम सिग्नल जाएंगे तो वो क्या डिटेक्ट करेगा कि कोई ना कोई यहाँ पे खराबी है, तो वो वैजोमोटर सेंटर को सिग्नल भेज देगा। वैजोमोटर सेंटर क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा और वो ज्यादा से ज्यादा हार्ट की तरफ सिग्नल भेजेगा ताकि वो हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करवाए और साथ ही साथ वैजो कंस्ट्रिक्शन करवाएगा। ठीक है, जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है तो एक फिनोमेना होता है वैजोडाइलेशन प्लस डिक्रीज इन हार्ट पंपिंग। ठीक है, और जब आपका आर्टेरियल प्रेशर कम हो गया है तो क्या होगा, वैजो कंस्ट्रिक्शन का फिनोमेना होगा। वैजो कंस्ट्रिक्शन होगी तो क्या होगा, इसका क्या मतलब है कि ब्लड को गुजरने के लिए एरिया कम हो गया है, वेजल सिकुड़ गई हैं, ताकि कम एरिया होगा तो ज्यादा प्रेशर लगेगा, ज्यादा प्रेशर लगेगा तो बीपी ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा और उसके साथ साथ ही जो ब्लड की पंपिंग है हार्ट से वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह ओवरऑल आपकी जो बीपी जो कम हो गया था, वैजो कंस्ट्रिक्शन और इंक्रीज हार्ट
पंपिंग की वजह से बीपी क्या हो जाता है, नॉर्मल की तरफ जाना शुरू हो जाता है, इंक्रीज होकर नॉर्मल की तरफ चला जाता है। तो आर्टीरियल ब्लड प्रेशर दो तरह से मेंटेन होता है। अगर इंक्रीज हो जाए तो क्या होता है कि आपके ब्रेन, आपका बैरोरिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है, स्ट्रेच रिफ्लेक्स जाता है उसको। जैसे बैरोरिसेप्टर एक्टिवेट होता है वो क्या करता है कि आपके जो ब्रेन के अंदर मौजूद मेडुला ऑब्लोंगेटा है उन सेंटर्स को एक्टिवेट करता है। एक्टिवेट करके वो ओवरऑल क्या इफेक्ट लाता है, वैसोडाइलेशन और साथ ब्लड की पंपिंग को कम कर देता है, ठीक है, ताकि आपके जो बीपी है वो कम हो जाए। उसी के बरक्स अगर मैं बात करूं, आर्टीरियल प्रेशर कम हो गया है आपका, तो वो कैसे नॉर्मल में जाएगा, आपका जो बैरोरिसेप्टर्स है उसको क्या सिग्नल कम जाएंगे क्योंकि रिलैक्स हो गया है आपके स्ट्रेच रिसेप्टर्स। फिर वो जो वैजोमोटर सेंटर है ब्रेन के अंदर वो एक्टिवेट होके आपके वेजल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं और हार्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं। तो ओवरऑल आपके ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो इस तरह आपकी बॉडी मेंटेन कर लेती है इस सारे सिस्टम को। अब आपके कंट्रोल सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं मैं, तो आपका जो कंट्रोल सिस्टम है वो क्या करता है कि आपकी बॉडी के अंदर सारे मौजूद सिस्टम को एक नॉर्मल कंडीशन में रखता है। अब नॉर्मल कंडीशन में किस तरह रखेगा, whenever there is any change in behavior pattern of any system, जब भी किसी सिस्टम का पैटर्न चेंज होता है तो जो अफेक्टेड ऑर्गन है वो क्या करते हैं, या सिग्नल को डिक्रीज कर देते हैं या इंक्रीज कर देते हैं। किस लिए इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं, ताकि आपकी बॉडी का जो फंक्शन है वो मेंटेन हो सके। जैसे अभी हमने पढ़ा बीपी को, बीपी अगर ओवरऑल किसी ने टेंशन ले लिया है, किसी वजह से बीपी हाई हो गया है, तो आपकी बॉडी क्या करेगी, इस तरह एक्ट करेगी कि आपका वो जो बीपी है वो खुद ब खुद कम हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी बॉडी डिफेंस सिस्टम के तौर पे एक्ट करके उसी चीज को नॉर्मल करती है। बीपी डाउन हो गया है तो आपकी बॉडी इस तरह आपकी बॉडी में चेंजेस लाएगी ताकि आपका जो सिस्टम है वो इंक्रीज की तरफ चला जाए। तो अभी तक हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ा, जिसमें अब हम देखेंगे कि जो होम्योस्टैटिक फंक्शन है उसके दो तरह के सिस्टम एक्ट करते हैं। एक होता है नेगेटिव फीडबैक, एक होता है पॉजिटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक की एग्जांपल एक तो हमने ब्लड प्रेशर वाली कर ली है, ठीक है, हमने कार्बन डाइऑक्साइड वाली कर ली है कि बॉडी में अगर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट इंक्रीज हो जाए तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली आपके जो रेस्पिरेटरी सेंटर हैं ब्रेन में एक्टिवेट हो जाते हैं। वो क्या करते हैं कि ब्रीदिंग के प्रोसेस को, जो एक्सपायरेशन का प्रोसेस है उसको इनहांस कर देते हैं। तो ये भी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हुई और एंड में आपकी बॉडी क्या कर रही है, उसको डिक्रीज कर रही है, ठीक है। तो ये एक नेगेटिव फीडबैक की एग्जांपल है। पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है कि आपकी बॉडी, फर्ज करो कि अगर ब्लड बह रहा है, खून निकलना शुरू हो गया बॉडी में, तो आपकी बॉडी इस तरह एक्ट करे कि खून बहता ही चला जाए, उसको रोकने की बजाय क्या करता है, बहाना ही शुरू कर देता है। तो इस तरह पॉजिटिव फीडबैक क्या हो सकता है, नुकसानदेह भी हो सकता है। इसके कुछ एग्जांपल हम करेंगे जो आपकी बॉडी के लिए फायदेमंद भी हैं, तो वो हम देखते हैं इसकी एग्जांपल। तो सबसे पहले नेगेटिव फीडबैक की डेफिनेशन देखिए क्या है। नेगेटिव फीडबैक इज द वन टू विच द सिस्टम रिएक्ट इन सच ए वे as to arrest the change or reverse the direction of change। अब नेगेटिव फीडबैक एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें क्या करते हैं, कोई भी चेंज बॉडी में आया है तो उसको नेगेटिव डायरेक्शन में मोड़ देते हैं। पॉजिटिव चेंज आया आपकी बॉडी में, उसको नेगेटिव कर देंगे, नेगेटिव चेंज आया है तो उसको पॉजिटिव कर देंगे। क्या करना है, हमने उसकी डायरेक्शन रिवर्स कर देनी है इस नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू, ठीक है। जैसे कोई मैसेज रिसीव होता है, इसमें अफेक्टेड ऑर्गन नेगेटिव फीडबैक के थ्रू सिस्टम को वापस उसी हालत में लाने की, स्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक हो गया। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। इसकी एग्जांपल में थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है जब, तो क्या करता है, थायरॉक्सिन को
इंक्रीज करता है। जैसे बॉडी के अंदर थायरोक्सिन इंक्रीज होती है तो क्या होता है कि आपकी जो इंक्रीज कंसंट्रेशन है वो क्या करेगी, थायराइड ग्लैंड को सिग्नल बैक भेजेगी कि इसको डिक्रीज कर दो। तो इस तरह आपकी बॉडी एक कोऑर्डिनेशन में चलती है। अगर बॉडी के अंदर थायरोक्सिन लेवल कम हो गया है दूसरी तरफ, तो हम क्या करेंगे, ब्लड लेवल में थायरोक्सिन कम हो गया है और वो क्या करेगा कि जो TSH का रिलीज है उसको इंक्रीज कर देगा ताकि बॉडी के अंदर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इंक्रीज हो जाए। अब इसकी दूसरी एग्जांपल बॉडी के अंदर वाटर बैलेंस है, किस तरह है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम थायरोक्सिन की एग्जांपल देखते हैं। अगर आपकी बॉडी के अंदर थायरोक्सिन लेवल कम हो गया है तो क्या करेगा, आपके थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को इंक्रीज करवा देगा। जैसे इंक्रीज करवाएगा तो उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो आपके बॉडी के अंदर थायरोक्सिन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा और वापस नॉर्मल की तरफ आ जाएगा। अब उसके बरक्स में बात करूं कि अगर आपकी बॉडी के अंदर थायरोक्सिन लेवल इंक्रीज हो गया, पहले मैंने बात की डिक्रीज हो गया, अब इंक्रीज हो गया है, तो इंक्रीज क्या करेगा, ब्लड के अंदर मौजूद कंसंट्रेशन को कम करवाने के लिए जो थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसको क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा। इनहिबिट होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी जो थायरोक्सिन है वो कम हो जाएगी और नॉर्मल में आ जाएगी। अब बात करते हैं वाटर कंटेंट की दूसरे एग्जांपल की। ठीक है, हम वाटर बैलेंस आपकी बॉडी के अंदर किस तरह मेंटेन हो रहा है। तो दो कंडीशन हो सकती है, नॉर्मल वाटर कंटेंट या कम हो जाए या ज्यादा हो जाए। कम हो जाएगा आपकी बॉडी के अंदर पानी तो क्या होगा, प्यास लगेगी, आप पानी पियोगे और वापस नॉर्मल हो जाएगा। इसके बरक्स आपको प्यास, आपकी बॉडी के अंदर अगर पानी एक्सेस में है तो आपको प्यास नहीं लगती। प्यास नहीं लगती तो वाटर कंटेंट को हमें डिक्रीज वाटर कंटेंट करने की जरूरत पड़ती है और उसकी वजह से वापस नॉर्मल वाटर कंटेंट हो जाता है। ठीक हो गया। और अब इन दोनों कंडीशन में देखते हैं कि पीछे क्या चल रहा होता है आपकी बॉडी सिस्टम के। अगर आपकी बॉडी के अंदर वाटर कंटेंट कम है तो क्या करते हैं कि हाइपोथैलेमस ब्रेन का जो पार्ट है उसमें ऑस्मोरिसेप्टर मौजूद होते हैं, वो स्टिमुलेट हो जाते हैं। जैसे बॉडी के अंदर वाटर कंटेंट कम होता है, ऑस्मोरिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाते हैं कि भाई कमी आ गई है पानी की। वो क्या करता है कि आपकी बॉडी के अंदर मौजूद जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन है उसकी कंसंट्रेशन को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। इंक्रीज कंसंट्रेशन करेगा तो एल्डोस्टेरोन का फंक्शन क्या होता है, ADH का फंक्शन क्या होता है कि वो आपकी बॉडी के अंदर वाटर किडनी लेवल पे जाके वाटर रिटेंशन करवाता है। वाटर रिटेंशन मतलब वाटर को महफूज करता है, वाटर को प्रिजर्व करता है ताकि बॉडी से वाटर निकले ना। पहले ही कमी है और निकल जाएगा तो क्या हो जाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगी। इसीलिए जब पानी की कमी हो जाए बॉडी में तो आपकी यूरिनेशन कम होती है। वो क्यों कम होती है, क्योंकि बॉडी पानी को महफूज कर रही होती है, पानी को बाहर निकलने से, जाया होने से बचा रही होती है। तो आपकी जैसे पानी कम हुआ आपकी बॉडी में, ऑस्मोरिसेप्टर रेगुलेट हुए, उसने क्या करना है कि वो एक्टिवेट होके आपकी बॉडी के अंदर ADH को इंक्रीज कर देगा। ADH इंक्रीज हुआ, एल्डोस्टेरोन हार्मोन इंक्रीज हुआ तो उसने क्या करना है, किडनी लेवल पे पानी को जाया होने से बचाना है और वो क्या करता है, फिर इस तरह ज्यादा से ज्यादा पानी को बचाता है और आपकी बॉडी के अंदर पानी मौजूद रहता है। ठीक है, अब ये ज्यादातर कंडीशन कब होती है, जब आप पानी की कंसंट्रेशन कम होती है या ऐसे एरिया जहाँ पानी अवेलेबल नहीं होता वहाँ ये सिस्टम ज्यादा एक्टिवेट होता है। उसके बरक्स अगर आपकी बॉडी में ज्यादा पानी है, प्यास नहीं लगेगी, पानी ज्यादा से ज्यादा यूरिन के थ्रू एक्सपेल होगा, बाहर निकलेगा और पानी वापस बॉडी के अंदर, पानी की कंडीशन नॉर्मल हो जाएगी। अब क्या है, नॉर्मल इंक्रीज हो गया लेवल वाटर का तो आपकी जो ऑस्मोरिसेप्टर रेगुलेट नहीं होंगे और जो ADH की कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज रहेगी। डिक्रीज ADH की कंसंट्रेशन होगी तो वाटर ज्यादा से ज्यादा बॉडी से एक्सपेल होगा, बॉडी के अंदर उसकी डिक्रीज रिटेंशन हो जाएगी और बॉडी के अंदर वापस नॉर्मल वाटर कंसंट्रेशन आ जाएगी। अब बात करते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की। पॉजिटिव फीडबैक क्या है कि जो कंडीशन चल रही है, फर्ज करो BP, ये ऐसा होता नहीं है,
मैं वैसी बात कर रही हूँ। मैं ऐसे एग्जांपल दिया, अगर फर्ज करो आपका बॉडी का नेगेटिव फीडबैक सिस्टम एक्ट नहीं करता, बीपी हाई है तो आपकी बॉडी इस तरह एक्ट करे कि बीपी हाई होता जाए। तो ये एक वर्स्ट एग्जांपल है पॉजिटिव फीडबैक की, तब जब आपके बैरोरिसेप्टर काम करना छोड़ जाए। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम कि आपकी बॉडी में वैसे तो पॉजिटिव फीडबैक की कम एग्जांपल है, इसके अंदर जो सबसे ज्यादा कॉमन एग्जांपल है वो आपकी ब्लड क्लॉटिंग की। अगर कट लग गया है, कोई इंजरी हो गई है, तो इंजरी हो गई है इसका क्या मतलब है कि आपकी बॉडी को इस तरह एक्ट करना चाहिए कि खून निकलना बंद हो जाए। ठीक है, और आपने देखा भी होगा नॉर्मली जैसे कट लगता है कुछ ही एक मिनट बाद क्या होता है कि खुद ब खुद खून बहना रुक जाता है अगर माइनर इंजरी हो। ठीक है, तो खून बहना किस तरह रुकता है कि आपकी बॉडी के अंदर मौजूद जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो वहां आके जमा होना शुरू हो जाते हैं, आपके WBCs वहां जमा होना शुरू हो जाते हैं और ओवरऑल वो मिलके क्या करते हैं, ब्लड का क्लॉट बना के ब्लड को बहने से रोकते हैं। तो ये कौन सी एग्जांपल है, ये पॉजिटिव फीडबैक की एग्जांपल है। अब जैसे वहां पे ब्लड आता है तो इस तरह ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाते हैं, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट हो जाता है, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनना शुरू हो जाता है और फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बन के एक क्लॉट बन जाता है, जिसकी वजह से खून बहना क्या हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है, अब इसके अलावा एक और एग्जांपल है पॉजिटिव फीडबैक की, वो क्या है, बेबी का पैदा होना, बेबी बॉर्न होना, जिसको बोलते हैं पार्चुरेशन का प्रोसेस। बेबी का बॉर्न होना भी एक पॉजिटिव फीडबैक एग्जांपल है। उसके अलावा जब आपकी नर्व फाइबर में जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है वो भी क्या एग्जांपल है, पॉजिटिव फीडबैक की एग्जांपल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसी एग्जांपल है, जैसी ब्लड वेसल पे इंजरी होती है, ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट हो जाते हैं। प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है कि प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनना शुरू हो जाते हैं। प्रोथ्रोम्बिन जब एक्टिवेट होता है तो वो क्या करता है, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है और फिर ओवरऑल आपकी जो ब्लीडिंग है वो रुक जाती है। उसके बाद मैं बात करूं लेबर की, बेबी के पैदा होने की, तो उसमें क्या होता है, यूट्रस जब कॉन्ट्रैक्ट करा, जब 9th मंथ होता है, 9th मंथ कंप्लीट हो जाता है तो क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस डेवलप होती है। ऑटोमेटिकली क्या करता है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बेबी फीटस जो है वो सर्विक्स की तरफ मूव करना शुरू हो जाता है, जो बर्थ कैनाल है उसकी तरफ मूव करना शुरू हो जाता है। मूव करता है तो क्या होता है, सर्विक्स डायलेट हो जाती है। सर्विक्स डायलेट होगी तो क्या होगा, फीटस और ज्यादा मूव करना शुरू कर देगा सर्विक्स की तरफ, बर्थ कैनाल की तरफ। तो ये क्या करता है, जो सर्विक्स के अंदर रिसेप्टर मौजूद होते हैं वो इस चीज को डिटेक्ट करते हैं और वो फर्दर ब्रेन को सिग्नल प्रोवाइड करते हैं और मजीद जो क्या होती है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होती है। ऑक्सीटोसिन मजीद क्या करती है, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करवाती है। फिर ये प्रोसेस, ये साइकिल चलता रहता है अनटिल अनलेस बेबी बॉर्न हो जाए। ठीक है, तो ये पॉजिटिव फीडबैक की एग्जांपल है। तो आज के लेक्चर में हमने बॉडी के कंट्रोल सिस्टम देखे। कंट्रोल सिस्टम के बाद हमने होम्योस्टैटिक फंक्शन देखा है कि किस तरह होम्योस्टैटिक फंक्शन होता है। दो तरह से, पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक क्या है कि वो अपने इनिशियल स्टिमुलस को डिक्रीज करने की कोशिश करता है। पॉजिटिव फीडबैक क्या है, वो अपने इनिशियल स्टिमुलस को मजीद उसी डायरेक्शन में लेके चलता है। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर था। कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।